तो आप सबको स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 3 का एपिसोड 6। तो हम सबने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि संग डीमन क्रिस्टल के अंदर आ जाता है और वो 18 फ्लोर के अंदर 2 दिन से फंसा हुआ होता है, क्योंकि उस जगह में बहुत पावरफुल डीमन होते हैं जो संग की शैडो को इजिली मार रहे होते हैं। और इसलिए फाइट करने के लिए संग को खुद ही उतरना पड़ता है मैदान में उनसे फाइट करने के लिए। लेकिन यहाँ संग इजिली सारे डीमन को मार देता है और वहाँ बस एक ही डीमन बचता है। और अब इसके आगे और एपिसोड की स्टार्टिंग में ही वो डीमन संग के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है, लेकिन संग उसके अटैक को इजिली डोज कर लेता है और संग उससे थोड़ा सा पीछे आ जाता है। और मनी मनी ये कहता है कि इसने मेरे फोरहेड और नेक और हार्ट में अटैक किया है और ये बस मेरे वाइटल पॉइंट में अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और इस जगह में संग ने 6 डीमन की कैटेगरी देखी है। तो सबसे पहले आता है लो रैंकिंग का डीमन जो डी क्लास अंडर के पावर के बराबर का होता है। और इसके बाद आता है मिड रैंकिंग का डीमन जो सी क्लास अंडर के बराबर का होता है। और इसके बाद आता है हाई रैंकिंग का डीमन जो बी क्लास अंडर के पावर के बराबर का होता है। और जो टॉप रैंकिंग के डीमन होते हैं वो ए क्लास अंडर के बराबर के होते हैं। और इसके बाद आते हैं डीमन लॉर्ड और डीमन नाइट जो ए प्लस अंडर के लेवल के होते हैं। और आखिरी में आते हैं डीमन लॉर्ड जो एक एस क्लास पर अंटल जितनी पावर को होल्ड करते हैं। और यहाँ वो नोवल डीमन संग के ऊपर अपने शॉट से अटैक करता है, लेकिन संग उसकी शॉट को ही तोड़ देता है। और उसके बाद संग उसकी फेस को ग्रैब करता है और यहाँ संग डायरेक्टली उसे अपने डैगर से मारने वाला होता है, लेकिन वो डीमन ये कहती है कि मैं हार मानती हूँ। और ये सुनने के बाद संग रुक जाता है और यहाँ संग मनी मनी ये सोचता है कि ये बहुत ज्यादा वियर्ड है कि मैं ऐसे डीमन से मिलते जा रहा हूँ जो इंसान की लैंग्वेज जानते हैं। और यहाँ संग को उस डीमन की वॉइस को सुन के ये रियलाइज होता है कि ये डीमन एक लड़की है। और इसलिए संग उसके हेलमेट को बाहर निकाल के ये चेक करता है कि वो लड़की है कि नहीं, लेकिन हेलमेट निकालने के बाद ये पता चलता है कि वो लड़की होती है। और वो लड़की अपने हाथ को ऊपर करके ये कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये पता है कि ये सारी हमारी गलती है, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। और यहाँ संग उससे ये कहता है कि तुमने सबसे पहले मेरे सोल्जर के ऊपर अटैक किया और अब तुम मुझसे माफी मांग रही हो। और यहाँ वो डीमन संग को ये बताती है कि हम इस जगह के गार्डियंस है, इसलिए हम किसी भी स्कमबैग को ऐसे नहीं छोड़ सकते। और मेरा मतलब ये है कि हम किसी भी पर्सन को यहाँ सारे डीमन को हंट करने नहीं दे सकते और प्लीज मुझे माफ कर दो। और यहाँ संग ये कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे लोगों को मार दिया, लेकिन तब भी तुम यहाँ भीख मांग रही हो अपनी लाइफ के लिए। और यहाँ वो डीमन संग को ये बताती है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नाइट की ड्यूटी रहती है उसके मास्टर को प्रोटेक्ट करने की, और मैं जिंदा रहूंगी तो वो नाइट भी खुशी होंगे। और यहाँ संग मनी मनी ये सोचता है कि ये पर्सन कितनी ज्यादा सेल्फिश है, मेरा मतलब ये डीमन। और यहाँ संग उसे स्टेप नहीं करना चाहता था क्योंकि वो इंसानों जैसी लग रही थी, लेकिन यहाँ संग जैसे दूसरी तरफ देखता है वो वैसे संग के ऊपर अपने डेगा से अटैक कर देती है। लेकिन इस जगह में टस्क अपने सिल का यूज कर लेता है संग को बचाने के लिए। और यहाँ संग उससे ये कहता है कि तुम कर क्या रही हो। और वो लड़की घबराती हुई अपने सर झुका के ये कहती है कि मेरी लाइफ को वक्त दो, आप जो भी बोलोगे मैं वो आपको देने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ संग मनी मनी ये कहता है कि इसे कोई भी शर्म नहीं है क्या। और इसके बाद संग उससे ये पूछता है कि क्या तुम मुझे एंट्री परमिट दे सकती हो। और यहाँ टस्क अपनी लिमिटेशन एबिलिटी का यूज करके उस लड़की को हवा में उठा देता है। और वो लड़की संग को ये कहती है कि मेरे क्लैन के पास एंट्री परमिट है और आप मुझे उस जगह में ले जाओगे तो मैं आपको परमिट दे दूंगी। और यहाँ संग मनी मनी ये कहता है कि यहाँ की डीमन परमिट को गाइड कर रहे हैं। और यहाँ संग ये कहता है कि इसलिए मुझे परमिट अभी तक नहीं मिला है। और यहाँ वो लड़की ये कहती है कि मैं सारी जगह के परमिट को जानती हूँ कि वो कौन सी जगह में है, और अगर आप मुझे और मेरे क्लैन को छोड़ देते हैं तो मैं आपको वहाँ के लिए गाइड कर सकती हूँ। और यहाँ संग को ये ऑफर अच्छा तो लगता है, लेकिन इस संग ये सोचता है कि क्या मुझे इसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। और संग उस लड़की के एकदम पास आ जाता है, जिसकी वजह से वो लड़की ब्लश करने लगती है। और संग उसकी आंखों में देखते हुए ये कहता है कि क्या मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ। और वो लड़की संग का ऑरा देख के बहुत ज्यादा डल जाती है और कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और यहाँ संग की ब्लड लेस एबिलिटी भी एक्टिवेट हो जाती है और संग को देख के वो लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। और यहाँ संग ये कहता है कि ठीक है, और तुम मुझे वो परमिट दे देती हो तो मैं तुम्हारे क्लैन को छोड़ दूंगा। और यहाँ टक्स भी उसे नीचे उतार देता है और वो लड़की थैंक यू कहती है संग को। और यहाँ संग कहता है कि उससे पहले मुझे ये बताओ कि तुम सब हो कौन। और उसके बाद हमें जापान के उसे आइलैंड में ले जाया जाता है जहाँ हमने एंड मॉन्स्टर को देखा था, और वही एंड मॉन्स्टर उस टाउन में घूम रहा होता है। और उस एंड मॉन्स्टर के साइड में एक पुलिस ऑफिसर भी होता है जो उसे देख के बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। और इसके बाद वो एंड डायरेक्टली उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर अटैक कर देता है और ये करने के बाद वो यहाँ से उड़ जाता है। और हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है कि उसने इस जगह में बहुत सारे लोगों को मार दिया है। और उसके बाद हमें फिर से डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है और वो लड़की संग को ये बताती है कि उसका नाम इसेल है और वो रेड रूट क्लैन की सबसे बड़ी बेटी है। और यहाँ वो अपने क्लैन के बारे में और कुछ बता ही रही होती है, लेकिन यहाँ संग ये कहता है कि मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ। और यहाँ संग को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अपने सवाल का आंसर इस मॉन्स्टर से कैसे पूछे। और उसके बाद संग उस लड़की से ये पूछता है कि तुम्हारे सर के अंदर तुम्हें ऐसी आवाज सुनाई देती है जो इंसानों को मारने के लिए बोल रही होती है। और ये सुनने के बाद वो लड़की एकदम हैरान हो जाती है और वो ये बताती है कि उसे ऐसी कोई वॉइस सुनाई नहीं देती है, लेकिन उसे दूसरी वॉइस सुनाई देती है जो उसे इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलती है। और ये सब सुनने के बाद संग मनी मनी ये कहता है कि इन मॉन्स्टरों की डिफरेंट रीजन है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ मैजिक बीस्ट का एम ये है कि वो इंसानों को मारना चाहते हैं और दूसरे मॉन्स्टर का एम ये है कि वो डंजन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और इन मॉन्स्टरों के लिए मैं बाहर की मैजिक बीस्ट जैसा हूँ। और उसके बाद संग उस लड़की को ये कहता है कि तुम्हें ये वॉइस कब से सुनाई दे रही है। और वो लड़की संग को ये बताती कि जब से उसकी आंख इस जगह में खुली
लिया जब से उसे ये वॉइस सुनाई देती है। और संग ये सुनने के बाद पूरी तरह से हैरान हो जाता है और ये सोचता है कि इसका मतलब ये है कि ये लोग इस जगह के नहीं है और शायद मुझे इससे ये पता चल जाएगा कि सिस्टम वर्क कैसे करता है। और इसके बाद संग उससे ये पूछता है कि तुम डीमन क्रिस्टल से पहले कहाँ रहती थी। और वो लड़की ये कहती है कि हम सब पहले डीमन रैम में रहते थे लेकिन हम अचानक से इस जगह में पहुंच गए। और यहाँ संग सीरियस होते हुए ये कहता है कि तुम डीमन रैम के अंदर क्या करती थी। और वो लड़की ये बताती है लेकिन उसकी वॉइस थोड़ी बहुत ग्लिच होने लगती है और वो ये कहती है कि हम लोग वॉर की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ संग उससे ये पूछता है तुम किस वॉर के बारे में बात कर रही हो। और यहाँ ईसल ये बताती है कि डीमन आर्मी तैयारी कर रही है खतरनाक ओपोनेंट से लड़ने के लिए। और ये सुनने के बाद संग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ फिर से ईजल की वॉइस ग्लिच होने लगती है। और यहाँ वो ये कहती है कि जितना मुझे अलाउ किया था मैंने उससे कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। और वो बार बार इस बात को रिपीट करते जा रही होती है। और सन मनी मनी ये सोच रहा होता है कि ये चीज फिर से हो रही है। मैंने ब्रोका से ये क्वेश्चन पूछा था तो उसके साथ भी ऐसे ही हो रहा था और जो सिस्टम है वो इन्हें बोलने नहीं दे रहा है। और यहाँ संग को ये बात समझ आ जाती है कि उन्हें इन सवालों में उसका जवाब मिलेगा। और यहाँ संग ये भी समझ जाता है कि सिस्टम ने ही गेम जैसी चीजों को क्रिएट किया है और जैसे कि लेवल अप, डंजन क्वेस्ट और रिवॉर्ड, पेनल्टी और जॉब चेंज, और ये सारी चीजों को सिस्टम ने ही क्रिएट किया है। और ये सारी चीजें बस गेम की एक एलिमेंट है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद संग उस लड़की से ये पूछता है कि तुम किस तरह की पावरफुल एनिमी से लड़ने की तैयारी कर रही थी। और यहाँ वो लड़की ये बताने वाली होती है लेकिन यहाँ ग्लिच होना चालू हो जाता है और जो ईजल का सर होता है वो दुखने लगता है और इसके बाद वो बेहोश हो जाती है इस जगह में। और यहाँ संग सिस्टम की पावर को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मनी मनी ये कहता है कि सिस्टम इतने बड़े वर्ल्ड को और मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है और इवन जिस एनिमे से फाइट कर रहे हैं वो सारे आंसर जानते हैं जो भी मैं जानना चाहता हूँ। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जापान के आइलैंड में ले जाया जाता है और इस जगह में बहुत सारे हंटर उससे एंड मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। और यहाँ एक हंटर दूसरों को ये बताता है कि ये कोई आम बीस्ट नहीं है और जैसे ये अपनी बात को कंप्लीट करता है वैसे उसकी गर्दन कट जाती है। और यहाँ एक आर्मर वाला हंटर ये कहता है कि जग में हो क्या रहा है और उसने डायरेक्ट हमारे हीलर के ऊपर अटैक किया है। और वो हंटर मनी मनी ये सोचने लगता है कि इसने सबसे पहले हमारे वीकेस्ट ई क्लास हंटरों को मार दिया और इसने हमारे नंबर को कम करने के बाद हमारे हीलर को भी मार दिया और जो ये बैटल है वो लंबी चली तो हम डिसएडवांटेज में जाते रहेंगे। और ये बीच खतरनाक होने के अलावा इसके पास दिमाग भी है। और हमें यहाँ एक कार का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर एक कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है और अभी हमने जितना भी देखा है वो कार की एक रिकॉर्डिंग होती है। और इसके बाद हमें कोरिया के अंडर स्टेशन में ले जाया जाता है और यहाँ अंडर स्टेशन के सारे मेंबर को बुलाया था एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए। और यहाँ मिस्टर वू जिनसू सबको ये बताते हैं कि इस न्यू एंड को डिफीट करने में एक पूरा दिन लग गया और इस एंड को सबसे पहले एक स्मॉल आइलैंड में देखा गया था जहाँ उसने सब कुछ तबाह कर दिया था और इसके बाद ये दूसरे आइलैंड में गया था लेकिन इमरजेंसी हंटर को बुलाने की वजह से अभी सब कुछ ठीक है। लेकिन 4 ई रैंक के हंटर और एक डी रैंक का हीलर और एक सी रैंक का लीडर ये सारे बैटल फील्ड में मर चुके हैं और एक ए क्लास हंटर ने बीच में फाइट ज्वाइन करके उस एंड को सक्सेसफुली मार दिया। और यहाँ हंटर एसोसिएशन का एक और मेंबर ये कहता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि इन म्यूटेंट एंड को मारने के लिए हमें ए क्लास हंटरों की जरूरत है। और यहाँ वू जिनसुल ये भी बताता है कि उस एंड ने 294 लोगों को मार दिया है और इसलिए 108 हंटरों को इस काम में लगाया गया है। और ये चीज इसलिए की गई है क्योंकि वो एंड उड़ सकते हैं और जो म्यूटेंट एंड है उनके पास ये एबिलिटी है कि वो डेंजर को सेंस कर सकते हैं और इसलिए जापान के हंटर एसोसिएशन बहुत ज्यादा अलर्ट है और हंटर एसोसिएशन के बाकी मेंबर भी इसके ऊपर बात करने लगते हैं। और मिस्टर वू जिनसु सबको ये भी बताते हैं कि जापान एशिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जो वेल ऑर्गेनाइज है सिस्टम नेटवर्क के मामले में और जापान ने उन्हें एंड की वजह से इतना ज्यादा सफर किया है तो किसे पता है कि वो एंड कोरिया में आ गए तो क्या होगा। और इसके बाद चेयरमैन गो ये कहते हैं कि जापान की तरह हमारी कंट्री में भी छोटे छोटे आइलैंड है लेकिन हम इतने केपेबल नहीं है कि हम सारे आइलैंड को एक साथ मॉनिटर कर पाए। और जेजू आइलैंड के 150 किलोमीटर आइलैंड में एक अटैक हुआ है और फैक्ट ये है कि अब ये एंड उड़ भी सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एंड कहीं भी जा सकते हैं और अगर उन लोगों ने अपने कोर्स को चेंज कर दिया तो वो नॉर्थ रीजन में भी पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम जापान जैसे सारे आइलैंड में एक अंडर को नहीं भेज सकते क्योंकि हमारे पास मेन पावर की कमी है और हमने लो रैंकिंग के अंडर कुछ जगह में भेजा तो वो लोग बस एंड का खाना बन जाएंगे। और यहाँ मीटिंग खत्म हो जाती है लेकिन चेयरमैन बहुत ज्यादा टेंशन में थे और वो ये सोचते कि उन्हें किससे मदद मांगनी चाहिए और इसलिए वो चाइना और रशिया से मदद मांगने के लिए सोचते हैं क्योंकि चाइना और रशिया के पास बहुत सारे अच्छे हंटर हैं लेकिन उनकी कंट्री भी बड़ी है जिन्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन यहाँ चेयरमैन यूएस की मदद मांगने के लिए सोचते हैं लेकिन जब पहले एस रैंक का गेट अपेयर हुआ था तभी उन लोगों ने मदद करने के लिए मना कर दिया था। और यहाँ चेयरमैन ये सब सोच के बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं लेकिन पीछे से मिस्टर वू चेयरमैन को आवाज लगाते हैं और यहाँ चेयरमैन मिस्टर वू को ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ जिसमें मिस्टर वू चेयरमैन के कान में ये कहते हैं कि मैंने ये बात मीटिंग में नहीं बताई थी लेकिन हमें किसी ने सीक्रेटली कॉन्टेक्ट किया है। और यहाँ चेयरमैन ये पूछते हैं कि वो कौन है और मिस्टर वू ये बताते हैं कि वो ऑंगडोंग सो है और हमें ये बताया गया कि वो जीजू आइलैंड के रेड में पार्ट लेना चाहता है। और ये सुन के चेयरमैन भी हैरान हो जाते हैं और इसके बाद चेयरमैन ये कहते हैं कि उसकी अटेंशन एकदम क्लियर है। और यहाँ मिस्टर वू चेयरमैन को ये बताता है कि उसका टारगेट संजिन वू है। और यहाँ चेयरमैन मिस्टर वू से ये पूछते
पूछते हैं कि तुमने उसे संभाला कैसे है। और यहाँ मिस्टर वू ये बताते हैं कि मैंने उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया है और इसलिए वो पिछली बार जैसा कोरिया के अंदर नहीं आ सकता। वो जिनसुल चेयरमैन को ये भी बताता है कि सर हमें दूसरे हंटरों ने भी कांटेक्ट किया है। और ये सुन के चेयरमैन हैरान हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि और कौन है। और यहाँ मिस्टर वू ये बताते हैं कि ये कॉल यूएस के नेशनल हंटर की तरफ से था। और वो ये भी कहता है कि सर प्लीज आप मेरे साथ चलो, मैं आपको उससे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। और उसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ईसल की आंख खुल जाती है और वो मनी मनी ये सोचती है कि उसे नींद कब आ गई। और यहाँ संग भी उससे ये कहता है कि तुम जाग चुके हो। और वो ये भी कहता है कि देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि डीमन एक दूसरे से फ्रेंडली है। और संग दूसरी तरफ हाथ दिखाते हुए कहता है कि इन लोगों ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था। और यहाँ ईसल हैरान होती हुई कहती है कि जब मैं सो रही थी क्या तुमने उस टाइम मुझे प्रोटेक्ट किया है। और ये सब जानने के बाद वो अपने घुटनों में आके ये कहती है कि मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। और वो ये भी बताती है कि जो डीमन इंटेलिजेंट नहीं होते हैं वो इंटेलिजेंट डीमन को अपना फ्रेंड कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ संग डायरेक्टली ये पूछता है कि परमिट के बाद जाने में कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है। और उसके बाद हमें डीमन क्रिस्टल का सीन दिखाया जाता है और उसके बाद संग डीमन क्रिस्टल के अंदर आ जाता है ईसल के साथ। और यहाँ संग मनी मनी ये सोच रहा होता है कि डीमन क्रिस्टल के अंदर डीमन क्रिस्टल है। और यहाँ ईसल गार्ड से ये पूछती है कि उसके फादर कहाँ हैं। और वो गार्ड ये बताता है कि लेडी वो थ्रोन रूम में है। और वो गार्ड ये भी पूछता है कि आपके पीछे कौन है। और यहाँ ईसल ये उसे बताती है कि ये उसका इंपॉर्टेंट गेस्ट है इसलिए उसकी रिस्पेक्ट करना। और उसके बाद ये लोग थ्रोन रूम में आ जाते हैं। और यहाँ ईसल अपने फादर को ये कहती है कि मैं अपने साथ किसी को लेके आई हूँ। और यहाँ संग मनी मनी सोच रहा होता है कि ये है थ्रोन रूम। और वो ये भी कहता है कि अगर मैंने इन लोगों से फाइट की होती तो मुझे इस जगह में आना पड़ता बॉस फाइट के लिए। और यहाँ एलिस का फादर ये कहता है कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया और ये तुम्हारे साथ कौन है। और यहाँ ईसल अपने फादर को ये बताती है कि वो इसका गेस्ट है। लेकिन उसका फादर चिल्लाते हुए ये कहता है कि ऐसे कौन से गेस्ट होते हैं जो एक पूरे आर्मी को अपने साथ लेके आते हैं। और ये सुन के ईसल एकदम हैरान हो जाती है। और यहाँ ईसल के फादर ये कहते हैं कि तुम इनको देखने के केपेबल नहीं हो क्या। और इस पर्सन की शैडो में बहुत ज्यादा सोल्जर छुपे हुए हैं। और यहाँ संग मनी मनी ये कहता है कि इसके जो सेंस है वो बहुत ज्यादा शार्प है। और यहाँ ईसल के फादर ये कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में आर्मी लेके आने की। और यहाँ चारों तरफ से गार्ड संग को घेर लेते हैं। और यहाँ संग ईसल के फादर को ये कहता है कि मैंने ईसल से ये प्रॉमिस किया है कि वो मुझे परमिट दे देगी तो मैं इस प्लेस को छोड़ दूंगा। और ये सुन के ईसल के फादर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और वो मनी मनी ये कहते हैं कि 2 दिनों से कोई डीमनों को बहुत तेजी से मार रहा है और इसी ने वोल्केनो और म्यूर्स को मारा है, इसलिए हमारे पास कोई भी चांस नहीं है इसे डिफीट करने का। और यहाँ ईसल का फादर अपने आप को संभालते हुए ये कहता है कि तुम्हें बस एंट्री परमिट चाहिए ना। लेकिन यहाँ संग कहता है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है। और यहाँ संग ईसल के कंधे में हाथ रख के ये कहता है कि मैं इसे कुछ टाइम के लिए चाहता हूँ। और यहाँ संग मनी मनी ये सोच रहा होता है कि ईसल ने ये बोला था कि उसे ये पता है कि सारे परमिट कौन सी जगह में है और उन सब परमिट को ढूंढने के लिए मुझे ईसल की मदद चाहिए रहेगी। और यहाँ संग के इतने क्लोज आने की वजह से ईसल बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। लेकिन यहाँ संग ये देखता है कि ईसल के फादर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। और यहाँ संग हाथ हटाते हुए मनी मनी ये कहता है कि शायद मैंने कुछ गलत कह दिया है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जाने से पहले आर्या वीर को एक बहुत बड़ा शाउट आउट। और हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।